Hello students, welcome to my channel Chemistry Guru and my name is Anil Yadav. Today we will discuss about third colligative property depression in freezing point. बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और सेकंड पढ़ा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों आप जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो किस पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। यूँ कह सकते हो आप पार्टिकल्स, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स की होती है हमने देखा था, 4 टाइप्स की होती है। पहला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों ये टॉपिक समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। जो आप लोग जानते हो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एट दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। तो ये नहीं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म हमको देखना है फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जो किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आई। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे क्या है ना कि आप लिक्विड है तो लिक्विड को आप क्या करना चाहते हो, सॉलिड में चेंज करना चाहते हो, तो उसका टेम्परेचर क्या करते हैं हम लोग, कम करते हैं। तो जब टेम्परेचर कम करेंगे तो उसमें वेपर कम बनेंगे, तो वेपर उसका क्या होगा, कम होता जाएगा। आप जानते हो जो सॉलिड होता है, ऐसा नहीं कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है लेकिन बहुत कम होता है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। जिस टेम्परेचर पर किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो आप कहोगे कि सॉलिड का वेपर प्रेशर नहीं होता, तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि सॉलिड में वेपर बहुत कम बनते हैं। तो सॉलिड में अगर वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में या किसी भी लिक्विड में, सॉलिड में जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। तो सॉलिड में वेपर कम बनने के कारण इसका वेपर प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आर दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है। मान लो कोई वोलेटाइल लिक्विड्स है ना, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें वेपर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि वोलेटाइल लिक्विड्स है ना। वोलेटाइल लिक्विड्स आप जानते हो, वोलेटाइल लिक्विड्स क्या होता है, वोलेटाइल लिक्विड्स आर दैट लिक्विड्स विच आर इजिली वेपराइज्ड। वोलेटाइल लिक्विड्स वे लिक्विड्स होते हैं जो इजिली वेपराइज्ड हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा इजिली वेपराइज हो जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे वेपर ज़्यादा बनाएगा, और वेपर ज़्यादा बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो वो अगर हम उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल करना चाहते हैं तो उसके टेम्परेचर को कम करेंगे, और जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो उसका वेपर कम बनेगा, धीरे धीरे कम ऐसा बनेगा, टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको समझने के लिए हम ग्राफ से समझेंगे, ठीक है। मान लो ये हमारा ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस टेम्परेचर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वाई एक्सिस प्रेशर, वेपर प्रेशर से, ठीक है, वीपी, है ना। तो माना कि पहले हमने क्या किया, एक सॉलिड लिया, इसका वेपर प्रेशर, इसकी वेपर प्रेशर की लाइन ये है,
इसकी वेपर प्रेशर की लाइन ये है, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका वेपर प्रेशर घटेगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से घटेगा, है ना। अब मान लो जो हमारा सॉल्वेंट है, ये वेपर प्रेशर किसकी लाइन है, वेपर प्रेशर की लाइन है, ठीक है। और किसकी है, सॉलिड की, ये सॉलिड की लाइन है, ठीक है। और ये हमारी सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बच्चों ज़्यादा होगा, तो इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कम होते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कि सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। इसी जहाँ पे ये कट करेगा, ठीक उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो ये किसका लाइन है, सॉल्वेंट का। समझ रहे हैं ना। इसका टेम्परेचर देखो हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये T नॉट बी। नॉट का मतलब प्योर, है ना, ठीक है। सॉरी एफ लिखते हैं ना, T नॉट एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। T नॉट एफ किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ है, तो इसी टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्योंकि हम जानते हैं जब सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर का क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पे है ना, तो इसका टेम्परेचर हम क्या कम कर रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर घटेगा। तो इसका वेपर प्रेशर घटते घटते ये लाइन है ना, तो यहाँ पे इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा इस टेम्परेचर पर। इसको कहेंगे TF। क्या कहेंगे, TF। T नॉट एफ जब हमारा सॉल्वेंट था तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये था, जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका ये हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आती है, जिसको हम डेल्टा TF कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF। इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा TF इक्वल टू हो जाएगा T नॉट एफ, क्योंकि आप जानते हो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तब तो होता है डिफरेंस, T नॉट एफ माइनस TF। ये हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई, ठीक है। क्यों, देखो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, तो हम इसके टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे, इस टेम्परेचर पे ये क्या कर रहा है, इसको कट, सॉलिड की लाइन को कट कर रहा है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का हो गया, और ये सोल्यूशन की लाइन है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो ये लाइन यहाँ से जब इसको टेम्परेचर को कम करेंगे तो ये जाके यहाँ पे कट करेगा, इस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, ठीक है, जिसको हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो डेल्टा TF क्या होगा, ये जो डिफरेंस होता है इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा TF। मतलब इसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी हुई, तो उसी को डेल्टा TF कहेंगे। तो T नॉट एफ माइनस TF, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो T नॉट एफ माइनस TF, ठीक है। T नॉट एफ क्या है बच्चों, T नॉट एफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा TF किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। इसमें भी उस कंसंट्रेशन टर्म को लेंगे जो टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट हो। तो मोलैलिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहते हैं, मोलैलिटी कहते हैं। इसका मतलब डेल्टा TF किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा TF नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये कांस्टेंट लगेगा और ये हो जाएगा मोलैलिटी, ठीक है। KF क्या है, KF है कांस्टेंट, KF क्या है, कांस्टेंट है, मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है।
तो अगर हम जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास W2 है, उसका मास क्या है W2 है, और उसका मोलर मास, गिवन मास कितना है W2 है और मोलर मास M2 है, और जो हमारा सॉल्वेंट है उसका गिवन मास W1 है। क्योंकि हमने फर्स्ट कंपोनेंट स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो आपने देखा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जो भी सॉल्वेंट था उसको हमने फर्स्ट कंपोनेंट माना था और सेकंड कंपोनेंट किसको माना था, सॉल्यूट को माना था। तो W2 जितने टू वाले वो होंगे पैरामीटर्स होंगे वो किसके होंगे, सॉल्यूट के होंगे, और फर्स्ट वाले किसके होंगे, सॉल्वेंट के होंगे। तो ठीक है, तो आप जानते हो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KF इंटू N2 अपान नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट W1। ठीक है, अगर ये W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट का जो मास होगा वो ग्राम में दिया रहेगा बच्चों, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इज इंटू N2। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपान मोलर मास। तो N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का गिवन मास अपान सॉल्यूट का मोलर मास। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, W2 है, और मोलर मास कितना है, M2 है ना, M2 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब ये ग्राम में, W1 किस में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा, और KG में दिया रहेगा तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया अपान क्या हो जाएगा, W1। ठीक है, अब M2 को नीचे कर लेते हैं, तो बच्चों M2 को नीचे कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W। ठीक है, इससे हम डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। KF क्या है, कांस्टेंट है, W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। 1000 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब आपका सॉल्वेंट का जो मास दिया रहेगा किस में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ग्राम में, ये ग्राम में दिया रहेगा। अगर KG में दिया रहेगा बच्चों तो ये ध्यान दीजिएगा, KG में हम अगर KG में सॉल्वेंट का मास दिया रहेगा तो 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम ये मान चल रहे हैं जो सॉल्वेंट है उसका मास किस में दिया है, ग्राम में दिया है। तो KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1। ठीक है, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों। ठीक है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ, कितना कम हुआ, उसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 अपान M2 इंटू W1 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा डिप्रेशन की फ्रीजिंग पॉइंट है। अब नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है।